जल्दी में बात करते हैं यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। अब ये टॉपिक जो है वो थर्मोडायनामिक्स का है। थर्मोडायनामिक्स में आपने बहुत सारे पढ़े होंगे प्रोसेस, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जबकि साइक्लिक प्रोसेस से ही हमारे क्वेश्चन आते हैं। आपको ग्राफ मिल जाता है जहाँ पे आपको कर्व दिए जाते हैं, उस कर्व में आपको पहचानना होता है किस लाइन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, और उस तौर से आपको फॉर्मूला लगाना होता है और आपको सॉल्व करना होता है। सो बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला in the exact curve which is mentioned in that graph. Okay. So अगर हम पहले इसको समझें कि होता क्या है, तो हमने क्या बोला, एक सिंपल डेफिनेशन सबको मालूम होगी, प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, राइट? ओके। अब अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो मतलब स्टेट फंक्शन जीरो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे पास स्टेट फंक्शन है, डेल्टा पी जीरो, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एस जीरो, ये सारे हमारे पास स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी हो गया, चेंज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, वर्क, ये जीरो के इक्वल नहीं होता, याद रखना है आपको। और जो हीट है वो भी हमारा जीरो के इक्वल नहीं होता है, ठीक है? तो अगर हम लोग ध्यान दें, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट लॉ में, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब फर्स्ट लॉ हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? आप लाइव क्लास देखेंगे, अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो आप देख सकते हो रिकॉर्डेड क्लास में भी, कि वहां पे आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आपने जो क्लासेस पहले ली हैं उनको आप दोबारा देख सकते हो, नहीं तो आप अगर उस टाइम पे अवेलेबल हो तो भी आप देख सकते हो कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। और एक प्रॉपर लाइव, जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप साथ साथ अपनी प्रोग्रेस इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। क्यों? डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, साइकिल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कहने के लिए बड़ा आसान है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, जिसका जो क्वेश्चन मेंस में आता ही आता है, ठीक है? देखिए कैसे। हमारे पास हो गया पीवी कर्व, ठीक है? हमने बोला हमारे पास एक कर्व ये है, यानी कि एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर आ गया, ठीक है? अब हम बोलते हैं कि हमने यहाँ पे एक बनाया कर, सपोज करते हैं हमने बनाया रेक्टेंगल, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, ठीक है? एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज सी, एंड दिस इज द पॉइंट डी। इनकी रीडिंग्स पे मार्क कर लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये 1 एटीएम है, ये हमारे पास लेट्स से 2 एटीएम है। वैल्यू बहुत ले रहे हैं छोटी छोटी, ताकि हम लोग कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है? हमने बोल दिया हमारे पास यहाँ पे 2 लीटर है, हमारे पास यहाँ पे 5 लीटर है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमको निकालना होगा वर्क डन तो कैसे निकालेंगे, पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए, ठीक है? तो अब देखते हैं पहले हमारे पास ए से लेके बी तक क्या हो रहा है। देखिए हमारे पास ए से लेके बी तक हमारे पास वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन प्रेशर क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आइसो बारिक, एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन, वॉल्यूम बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सपेंशन, ठीक है? अब आइसोबारिक एक्सपेंशन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो डब्ल्यू स्पेशली ए बी माइनस
पी एक्सटर्नल, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। वैल्यू रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -2, 5, -2। यहाँ क्या आ गया हमारे पास, -6 लीटर एटीएम। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं हमारे पास बी से सी क्या हुआ है, देखिए बी से सी हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रही है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक हो गया। यही ध्यान देना है आपको कि वैल्यू कौन सी चेंज नहीं हो रही है, और जिस एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, आप एक बार देख लीजिए उसको कि वो कौन सा पैरामीटर है, और हमारे पास अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब भाई कांस्टेंट है। ठीक है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक। अब आते हैं अपने सी से डी वाले कंपैरिजन में, तो देखिए सी से डी क्या हो रहा है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कंप्रेशन। ठीक है, तो क्या बोल देंगे, सेम आइसोबारिक कंप्रेशन। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग और नॉट साइकिल वाला केस कर रहे हैं कि हमारे पास कंप्रेशन भी हो रहा है, एक्सपेंशन भी हो रहा है। वहां पे आइसोथर्मल और एडियाबैटिकली था, यहाँ पे आइसोबारिक और आइसोकोरिक हो रहा है। ठीक है, वहां पर क्यू और टी टर्म्स लेके चल रहे थे, यहाँ पर हम लोग पी और वी टर्म्स लेके चल रहे हैं, है वही चीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने इसका निकाला वर्क डन, तो क्या हो गया, वही फॉर्मूला, पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। हमारे पास वी एफ और वी आई अलग हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, 2, -5। आंसर क्या आ गया, +3 लीटर एटीएम। अब डी से एक पे आके देखते हैं हम लोग एक बार, डी से ए क्या हुआ है, अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ है। डी से ए, डी से ए तो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ है, तो क्या बोल देंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन 0 हो गया। अब हम लोग सारा वर्क डन करेंगे ऐड, सो -6 + 0 +3 + 0 कितना आ गया हमारे पास, -3 लीटर एटीएम। हमारे पास इतना वर्क आ गया, क्यों क्या होता है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 लीटर एटीएम। वर्क हमारे पास इतना आ गया है, क्यों हमारे पास इतना आ गया है, ये है हमारा वर्क, ये है हमारा क्यू। और हमारे पास क्या जाएगा, डेल्टा यू हमारे पास 0 है, डेल्टा एच हमारे पास 0 है। तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, तो दरअसल आप जब भी थर्मो चैप्टर सॉल्व करते हो तो आपको याद रखना होगा कि आप आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये सारे प्रोसेस की इक्वेशन लर्न ना करें। पहले आप जो मेन इक्वेशन होती है, पहले अपना आपने पढ़ा वर्क डन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इक्वेशन लर्न कर ली। अब आपको प्रोसेस अगर याद है तो वो प्रोसेस अप्लाई करिए और फॉर्मूला अपने आप बना लीजिए। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि फॉर्मूले आप रट लीजिए, फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज का एक नया फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आई वोंट सजेस्ट कि आप रटिए। ऐसे बहुत ही बेसिक जैसे एंट्रोपी का फॉर्मूला हो गया, कि वो कभी कभी रटना पड़ जाता है, कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो आता ही आता है। लेकिन आइसोथर्मल, एडियाबैटिकली, इन सबको लर्न करने के लिए ट्रिक ढूंढिए। अगर वो ट्रिक काम कर जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझना और फिर उसको लर्न करने का टाइम ना देके शॉर्ट ट्रिक करना डिस्कवर अच्छी बात है, लेकिन आप पूरे मेथड को स्किप करके अगर शॉर्ट ट्रिक पढ़ोगे तो आप जेई एडवांस में आपको दिक्कत होगी। आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए, हर टॉपिक का बेसिक चेंज करके जेई एडवांस पूछ लेता है। अगर आपने फॉर्मूला रटे होंगे तो वहां आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए बहुत बच्चों की जेई मेंस में रैंक अच्छी रहती है और एडवांस में वही उनकी रैंक कम हो जाती है, क्योंकि आपने बेसिक्स पढ़ा, लेकिन कैसे उसको अप्लाई करेंगे वो आपको नहीं पता है। आपको पता है कि बेसिस क्या होते हैं, आपने फॉर्मूला रट लिया, मेंस हो गया। लेकिन अगर हम उसी को टू की जगह 3 कर दें तो क्या आप कुछ नया कर सकते हो उसमें, कर लिया एडवांस हो गया, नहीं किया तो आपको इशू आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा।
कि खुद से ये बेसिक मेथड लगा सकते हैं कि नहीं। ठीक है।